सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, साहित्य दर्पणम के द्वितीय परिच्छेद को पढ़ रहे हैं और आज हमारा क्रम में इसकी कक्षा संख्या 9 होगी, नवमी। 8 कक्षाएं हमारी पूरी तरह से हो गई हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है साहित्य दर्पण द्वितीय परिच्छेद, तो उसमें जाकर के आप क्रम से पीछे की कक्षाओं को जब चाहे तब देख सकते हैं। गत कक्षा में हम पढ़ रहे थे लक्षणा के, हमने 4 भेदों को पढ़ा था, ठीक है। एक तो उपादान लक्षणा थी और लक्षण लक्षणा, और वो रूढ़ि और प्रयोजन के भेद से 4 प्रकार की हमने देखी थी। चलिएगा, यहां तक कि हमारा हो गया था ये कि जो लक्षण लक्षणा थी उसको जहत स्वार्था वृत्ति भी कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी उपादान लक्षण थी उसको इन्होंने कहा था कि अजहत स्वार्था वृत्ति। अब इसके 4 भेद हो गए थे, पीछे कक्षा में हमने स्पष्ट कर दिया पूरा एकदम। अब आगे बताया था इन्होंने आरोप अध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम ता अपि द्विधा। ये भी मैंने आपको पढ़ के बता दिया था कि आरोप और अध्यवसान इन 2 भेदों से प्रत्येकम माने प्रत्येक माने पीछे की जो हमने 4 बनाए हैं, ताह अपि द्विविधा माने वो जो 4 हैं वो भी 2-2 प्रकार की हो जाएंगी, ठीक है। अर्थात एक आरोप वाली हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी अध्यवसान। आरोप क्या है, अध्यवसान क्या है, ये आज की कक्षा में हम देखेंगे, ठीक है। वही कहते हैं आगे, ताह पूर्वोक्ताश् चतुर्भेद लक्षणा। यहाँ पर ये जो ता शब्द इन्होंने पढ़ा है, इसी को व्याख्यान इसका कर रहे हैं कि ताह अर्थात पूर्वोक्ता माने पहले अभी बता दी गई है 4 वेद लक्षण वाली लक्षण, उनको जानना चाहिए। तो 4 हो गई, 4 और ये 2-2 प्रकार की हो जाएंगी, तो कितने प्रकार की हो जाएंगी, हमारी 8 प्रकार की लक्षणा हो जाएगी। चलिएगा, अब इसको देखते हैं आगे कि आरोप और अध्यवसान क्या है। इसके लिए इन्होंने ये श्लोक है पूरा, इसकी आधी पंक्ति तो ये ऊपर चली गई है कारिका की, और ये पंक्ति आएगी और एक आगे के श्लोक की ये पंक्ति आएगी, दोनों पंक्तियों को मिलाकर के इसका परिभाषा बता रहे हैं। तो ये कहते हैं कि विषयस्यान्निगीर्णस्यान्यतादात्म्य प्रतीतिकृत सारोपा स्यान् निर्गीर्णस्य मता साध्यवसानिका। यहां पर ये कहते हैं कि विषयस्य अनिगीर्णस्य अन्यतादात्म्य प्रतीतिकृत, ठीक है। विषय और वो कैसा होना चाहिए, अनिगीर्णस्य। अनिगीर्ण का अर्थ है अनाच्छादित, माने उस जो शब्द है उसका वह प्रयोग भी होना चाहिए। विषय, विषय का अर्थ हो गया यहां पर उपमेय, ठीक है। विषय, विषय क्या लेंगे यहां पर, उपमेय।
ठीक है। और जो विषयी होगा वो होगा उपमान, ध्यान रखेंगे। उपमान तो ये कहते हैं विषय माने उपमेय, उपमेय माने जिसको उपमा दी जा रही है, जिसको बताया जा रहा है, उसको कहने वाला शब्द भी वाक्य के अंदर प्रयोग होना चाहिए। अनिगीर्ण से, निगीर्ण का अर्थ होता है निगल लेना, निगल लेने का मतलब वहां पर उसको दिखाई ना देना, परंतु यहां पर कहा इन्होंने अनिगीर्णस्य, अनिगीर्ण मान विषय अर्थात उपमेय, उपमेयवाची जो शब्द है वो उसका अनिगीर्ण वाला होना चाहिए, अर्थात वो वहां पर साक्षात उसका श्रवण होना चाहिए शब्द का। अभी ये उदाहरण में दिखाएंगे। और कहते हैं अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत, जो उपमानवाची शब्द है, उपमान, उपमान को यहां पर वास्तव में ऐसा लेंगे विषयी। क्या है विषयी? विषयी माने उपमान। ये तो विषयी माने उपमानवाची जो शब्द है और जो उपमेयवाची माने विषयवाची जो शब्द है, उन दोनों में कहते हैं अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत, माने जो अन्य है परंतु उसमें क्या है अभेद की प्रतीति कराने वाला या अभेद की प्रतीति कराने वाली जो लक्षणा है उसको कहते हैं वो सारोपा, वो सारोप है। अर्थात उपमान का आरोप उपमेय में करते हैं, इसलिए सारोप वाली हो गई है। और दूसरी बताते हैं स्यात् माने होवे, और निगीर्णस्य विषयस्य मता साध्यवसानिका, जहां पर जो उपमेयवाची शब्द है वो निगीर्ण हो गया, वो निगीर्ण माने वहां पर उसका प्रयोग ना हो, उसका प्रयोग शब्द का प्रयोग नहीं हो, माने उपमेयवाची शब्द का प्रयोग ना हो रहा हो, तो ऐसी उसको साध्यवसानिका, उसको साध्यवसानिका लक्षणा मता माने स्वीकार किया गया है। अब यहां पर उदाहरण में आगे के व्याख्यान में देखेंगे तो वहां एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। अब ये पहले कहते हैं, ये लिखा है देखिएगा, विषयेण अनिगीर्णस्य विषयस्य तेनैव सह तादात्म्य प्रतीतिकृत सारोपा इयमेव रूपकालंकारस्य बीजम। ये कहते हैं विषयीण, विषयीण माने विषयी उपमानवाची जो उपमान है उसके साथ में, ठीक है, तेन माने तेनैव सह, तेनैव सह माने विषयीण सह, उसके साथ में अनिगीर्णस्य विषयस्य माने जो विषय है, विषय माने जो उपमेय है वो कैसा होना चाहिए, वहां पर साक्षात श्रुत होना चाहिए। और क्या है उसका तेनैव सह, तेनैव माने उस उपमानवाची के साथ में तादात्म्य प्रतीतिकृत, तादात्म्य की प्रतीति कराने वाली जो वृत्ति होती है, शब्द की शक्ति होती है, तादात्म्य का माने अभेद, जो विषयी है और जो विषय है वो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, ऐसा अभेद रूप से प्रतीति माने बोध कराने वाली जो शब्द की शक्ति होती है वो लक्षणा सारोपा हो गई है। तो वही कहते हैं इयम एव रूपकालंकारस्य बीजम, ऐसा मानते हैं ये लोग कि रूपक जो अलंकार है उसका मूल माने उसका बीज माने उसकी उत्पत्ति इसी लक्षणा से माने सारोपा लक्षणा से होती है। रूपक अलंकार जो हम देखते हैं उसमें ये वाला अर्थ होता है, अर्थात उपमेय का उपमान के साथ, क्या उपमा, ये विषय माने ये उपमेय हो गया विषय हमारा, और उपमेय क्या हो गया, वो उपमान क्या होगा विषयी। तो यहां पर दोनों की अभेद प्रतीति होती है, ज्ञान होता है। अब देखिएगा, अब इसको सारोपा का ये बताएंगे, यहां समझ में आएगा। रूढ़ उपादान लक्षणा सारोपा। अब पहले रूढ़ी में और जो उपादान लक्षणा, रूढ़ी में उपादान प्रसिद्धि में जो उपादान लक्षणा सारोप वाली है उसका उदाहरण क्या देंगे,
अश्वः श्वेतो धावति, सफेद घोड़ा दौड़ता है। ध्यान रखेंगे, पहले हमारे पास में जो उपादान लक्षणा थी हमारी, हमने उसका उदाहरण क्या दिया था, श्वेतो धावति। श्वेतो धावति, यहां पर इसका अर्थ तो वही आ रहा था, क्या आ रहा था, सफेद घोड़ा दौड़ता है। यहां पर धावती क्रिया के साथ में जब श्वेत का संबंध लगाते हैं तो श्वेत की प्रसिद्धि किसमें है, घोड़े के साथ में। किसी और अन्य गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि में श्वेत शब्द की प्रसिद्धि नहीं है। तो अब देखिएगा, अब यहां पर कहा इन्होंने, ये क्या है, श्वेत। ये श्वेत माने वास्तव में यहां पर उपमानवाची है, ये क्या है, विषयी है। और विषय क्या है, इस शब्द का विषय श्वेत। श्वेत जिसको कहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वे उसका विषय। तो अश्व क्या हो जाएगा, विषय। जो श्वेत शब्द किसको कह रहा है, अश्व को। तो श्वेत शब्द का यहां पर विषय क्या है, अश्व। अब यहां पर ये जो है विषय, ये विषय हो गया। विषयी के साथ में जो विषय माने जो अश्व है, उस अश्व शब्द का यहां श्रवण हो रहा है। ये क्या है, अनाच्छादित, अर्थात यहां पर ये प्रकट है, प्रकटित शब्द है। पहले क्या कह रहे थे, पहले भी ये कह रहे थे श्वेतो धावति, अर्थ तो वही आ रहा था, सफेद घोड़ा दौड़ता है। परंतु वहां पर पहले जो हमने उदाहरण दिया था उसमें अश्व का प्रयोग नहीं था, इसलिए उसको कहा था उपादान रूढ़, उपादान लक्षण। वो रूढ़ी में उपादान लक्षण थी। अब क्या कर दिया इन्होंने, अब इसका जो विषय है उस विषय का भी प्रयोग कर दिया, अश्व का, जो जिसको हम बोले उपमेय। तो अब यहां पर श्रवण हो रहा है, इसलिए अर्थ वही रहेगा। परंतु अब यहां पर अश्व और श्वेत, ध्यान रखेंगे, क्या कहा था, विषयण और निगीर्णस्य विषयस्य तेनैव स, माने जो विषयी है, विषयी माने जो ये अश्व, ध्यान रखेंगे, अश्व विषयी हो गया यहां पर, और अनिगीर्ण विषय क्या हो गया, अश्व। तो इस विषयी के साथ में जो विषय है अश्व, उसका तेनैव माने इसी के साथ में, तादात्म्य माने इन दोनों में क्या है, अभेद की प्रतीति। अभेद माने श्वेत शब्द इसी को कह रहा है, अश्व को ही कह रहा है। ये अभेद की प्रतीति कराने वाली जो शक्ति है वो यहां पर क्या कही है, सारोपा उपादान लक्षणा रूढ़। ये रूढ़ी का उदाहरण दे दिया, प्रसिद्धि का। ठीक है, तो बस इतना ही अंतर है। साध्यवसान में क्या होगा, साध्यवसान में ये विषय, जो हमारा विषय है, वो विषय का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये कह दिया इन्होंने। तो इसका प्रयोग होने से ये वाली जो लक्षणा क्या हो गई, उपादान सारोप, सारोपा लक्षणा रूढ़, प्रसिद्धि का उदाहरण हो गया। बस, क्योंकि यहां पर श्वेत शब्द अपना भी बोध करा रहा है और श्वेत के द्वारा उस घोड़े का भी बोध करा रहा है। श्वेत अर्थ ने तो ये क्या, अजहत स्वार्था वृत्ति हमने बताई थी। अत्र ही यहां, क्योंकि यहां पर श्वेत गुणवान अश्वाह और निगीर्ण स्वरूपः स्वसमवेत गुण तादात्म्येन प्रतीयते। कहते हैं क्योंकि यहां पर श्वेत गुणवान माने श्वेत गुण वाला अश्व माने घोड़ा क्या है, अनिगीर्ण स्वरूप। अनिगीर्ण स्वरूप माने स्वयं साक्षात वहां पर अपने द्वारा, शब्द के द्वारा ही वो है, अनाच्छादित नहीं है। पहले में क्या था, अनाच्छादित था, शब्द का प्रयोग नहीं था। अश्व का ज्ञान तो हो रहा था पर अश्व शब्द का प्रयोग नहीं था। परंतु अब क्या हो गया, ये अब अनिगीर्ण हो गया, ये स्वरूप वाला। स्व समवेत गुण तादात्म्येन, माने ये श्वेत जो गुण है, समवेत, समवेत माने समवाय संबंध से, समवाय संबंध का अर्थ माने नित्य रहने वाला। श्वेत जब तक घोड़ा है तो वो जो श्वेत है वो उसके साथ में हमेशा रहेगा। जब तक घोड़ा रहेगा तब तक श्वेत भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि घोड़ा आज सफेद है और कल वो काला हो जाए, तो वो समवेत संबंध नहीं होगा। ठीक है, वो असमवाय संबंध हो जाएगा। तो कहते हैं स्व, स्व के साथ में
समवेत गुण माने समवेत माने नित्य संबंध से, श्वेत शब्द इसमें क्या है, नित्य संबंध से रह रहा है। ऐसा नहीं है आज ये सफेद है और कल काला हो जाएगा, पीला हो जाए, लाल हो जाए, नहीं। घोड़ा जो सफेद घोड़ा है वो जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक श्वेत गुण को ही धारण करेगा। तो अश्व का और श्वेत का कैसा संबंध है, समवेत संबंध। तो स्व समवेत गुण तादात्म्येन, तादात्म्य माने अभेद रूप से, प्रतीयते माने यहां प्रतीति होती है। श्वेत और घोड़ा ये दोनों अलग अलग नहीं प्रतीत होते, दोनों एक ही प्रतीत होते हैं, सफेद घोड़ा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये अश्व शब्द यहां पर स्वयं प्रयुक्त है, जो उपमेयवाची है, इसलिए यहां पर ये उपादान लक्षण वाली हो जाएगी सारूपा। अब ध्यान दिया, अब यहां पर आगे इसी में उपादान लक्षणा में प्रयोजन का उदाहरण दे रहे हैं। प्रयोजने यथा प्रयोजन में बता रहे हैं, रूढ़ि में बता दिया इन्होंने। एते कुंताः प्रविशन्ति, पहले हमारे पास में क्या उदाहरण था, पहले उदाहरण था हमारे पास में कुंताः प्रविशन्ति माने भाले वाले, माने भाला तो प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए क्या आ रहा था, भाले हैं जिन लोगों के हाथ में, वो भाले वाले लोग प्रवेश कर रहे हैं जंगल आदि में। अब यहां पर क्या है, ध्यान देंगे, एते ये जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम क्या है, सर्वनाम से ये क्या हो गया यहां पर, इसका जैसे हमने ये यहां पर हम इसको उपमेय मानेंगे और ये मानेंगे कुंत, माने भाले, वही अत्र सर्वनामना कुंतधारी पुरुष निर्देशात सारोपत्वम। यहां पर इस एते सर्वनाम के द्वारा, एते सर्वनाम के द्वारा कुंतधारी पुरुष निर्देशात माने कुंता भालों को धारण करने वाले, माने ये क्या है, भाले वाले लोग, पुरुष निर्देशात माने ये शब्द क्या है, किसको निर्देश कर रहा है, पुरुषों को, ठीक है। एते वास्तव में ये तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया विषयी उपमान, और ये यहां पर ये किसको कह रहा है, इसका संबंध किसके साथ लगेगा, किसमें है ये, इसका विषय क्या है, कुंता का। यहां पर कुंता का विषय यहां पर भाले नहीं है, भाले हैं जिनके पास में, भाले वाले लोग, तो भाले वाले लोग है ना, तो एते शब्द किनको कह रहा है, जिनके हाथ में भाले हैं। तो यहां पर वही कह रहे हैं, अत्र सर्वनामना, यहां पर जो सर्वनाम ये एतत् शब्द है वो कुंतधारी पुरुष निर्देश में वर्तमान है, इसलिए इसका आरोप इसमें हो रहा है। कुंता का जो कुंत भाले को नहीं कह रहा, किसको कह रहा है, इसको। तो वही कहा कुंतधारी पुरुष निर्देशात माने कुंतों को धारण करने वाले लोगों के निर्देश में यहां पर ये कुंत शब्द वर्तमान है। अच्छा, इसमें प्रयोजन कैसे घट रहा था, प्रयोजन वही होगा कि कुंतों को धारण करने का मतलब है कि जिस जंगल में ये प्रवेश कर रहे हैं वो जंगल कैसा है, घना है, उसमें सामान्य व्यक्ति डंडा लेकर के या वैसे बिना डंडे के प्रवेश नहीं कर सकता। ये बताना क्या है, प्रयोजन है, जो कि पहले हमारे पास में क्या वाक्य था, कुंताः प्रविशन्ति, ये क्या हो रही थी हमारी प्रयोजन में उपादान लक्षण। परंतु अब यहां पर एते, ये जिसको कह रहा है तदवाची शब्द का भी प्रयोग हो गया, ये यहां पर क्या हो गया, अनिगीर्ण हो गया, निगीर्ण नहीं हुआ, पहले तो निगीर्ण था, ये किसको कह रहा है, उसको कहने वाला शब्द नहीं था एते। अब ये कुंताः का संबंध जिनके साथ लग रहा है उनको कहने वाला शब्द भी साक्षात यहां प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अनिगीर्ण विषय। तो अब इसका ये होगा, और दोनों एक ही अर्थ को बता रहे हैं। कुंता यहां भाले को नहीं कह रहा, परंतु किसको कह रहा है, भाले वाले लोग। तो इन दोनों शब्दों में क्या है, अभिन्न अर्थ की प्रतीति हो रही है। ऐसा नहीं एते अलग को कह रहा है, कुंता अलग को कह रहा, नहीं, यहां पर दोनों मिलकर के ये
एक ही माने कुंत वाले लोगों को कह रहे हैं। ये इसलिए हो गया हमारा सारोप त्वम, माने ये सारोपत्व माने उपादान लक्षण सारोपा प्रयोजन, ये प्रयोजन में उदाहरण हमारा हो गया। ठीक है, अब आ जाइएगा आगे। अब रूढ़ लक्षण लक्षणा उसमें बताएंगे। ठीक है, उपादान लक्षणा का हो गया, उपादान लक्षणा का हो गया हमारा अजहत स्वार्थ वृत्ति। अब ये जात स्वार्थ वृत्ति माने इसमें शब्द जो जिसके माध्यम से बताएंगे वो अपने अर्थ को पूरी तरह से छोड़ देता है। तो अब बताते हैं रूढ़ लक्षण लक्षण सारोपा यथा, प्रसिद्धि का उदाहरण दे रहे हैं। कलिंगा पुरुषो युध्यते, यहां पर क्या है, जो ये कलिंग है, पहले हमारे पास में उदाहरण क्या था, कलिंगा साहसिका, क्या है, कलिंगा साहसिका, साहसिका बस इतना था। अब वो साहसिक भी क्या है, एक तरह से विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द है। जो साहसी व्यक्ति होता है उसकी विशेषता, साहस की विशेषता बताने के लिए उसके साथ में विशेषण के रूप में कार्य करता है। अब यहां पर उसको हटा करके इन्होंने कहा कलिंगा पुरुषो युध्यते, माने कलिंग देश का व्यक्ति, जो पुरुष है व्यक्ति है, वो युद्ध करता है। ये अब यहां पर ये तो क्या हो गया हमारा विषय, विषय विषय हो गया, और ये क्या हो गया विषय, ध्यान रखेंगे विषय हो गया। इसका यहां पर प्रयोग हो रहा है, पुरुष शब्द का प्रयोग हो रहा है। जो विषय है, विषय को कहने वाला जो शब्द है उसका प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या हो गया अनिगीर्ण। और ये कलिंग शब्द अब किसको कह रहा है, कलिंग शब्द देश को ना कह करके किसको कह रहा है, इसको कह रहा है, पुरुष को। अतः कलिंगा पुरुषः, अब दोनों में अभिन्न अर्थ की प्रतीति हो रही है। दोनों का अर्थ माने कलिंग का अर्थ कलिंग देश नहीं है, और पुरुष का अर्थ पुरुष सामान्य नहीं है। दोनों का एक विशेष क्या अर्थ है, कलिंग देश में रहने वाला जो पुरुष है उसकी प्रतीति हो रही है दोनों शब्दों से। तो इसलिए अभेद अर्थ की प्रतीति होने से अब ये है, ये तो हमारे पास पहले से उपमान था, अब ये इसका यहाँ प्रयोग हो रहा है। यदि यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे इसका, तो ये कैसा हो जाएगा, निगीर्ण विषय। निगीर्ण माने आच्छादित में शब्द प्रयोग नहीं होगा, तो फिर ये वाली जो हमारी सारोपा वाली जो सारोप लक्षण वाला उदाहरण नहीं बनेगा ये वाला। तो इसलिए इसको ही, ये शब्द इसको ही कह रहा है और उस शब्द का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये क्या मानी जाएगी हमारी लक्षण लक्षण सारोपा, सारोपा लक्षण लक्षण। और ये प्रसिद्धि का उदाहरण है, सारा वही रहेगा, केवल यहां पर पुरुष जोड़ दिया है। अत्र कलिंग पुरुषयोराधाराधेय भावः संबंधः। अत्र माने यहां पर कहते हैं कि कलिंग और पुरुष, आधार और आधेय। जो कलिंग शब्द है इसका आधेय क्या है, किसको कह रहा है, इसको कह रहा है। यहां पर कलिंग शब्द का जो विषय है वो क्या है, पुरुष। इसलिए यह कलिंग बन गया है आधार और पुरुष बन गया है आधेय। आधेय माने जिसको कहा जा रहा है वो आधेय हो जाएगा। ठीक है, तो कलिंग पुरुषो युध्यते, अत्र कलिंग पुरुषयो आधार आधेय संबंध। माने कलिंग पुरुष इन दोनों में आधार और आधेय का भाव है। यहां पर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कलिंग शब्द यहां पर ये कलिंग जो प्रयोग हो रहा है ये वाला, तो कहते हैं कलिंग आधार माने उस पुरुष का जो कलिंग देश है वो आधार बन रहा है। माने जहां पर वो व्यक्ति रहता है, कहां रहता है, कलिंग देश में, इसलिए कलिंग देश आधार बन रहा है और वो पुरुष क्या बन रहा है, आधेय, वो रहने वाला है वहां का। ऐसा भी अर्थ करते हैं तो वो भी मान सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, परंतु इतना ही है कि कलिंग यहां पर आधार बनेगा और पुरुष क्या बनेगा, आधेय माने उसका विषय बनेगा। इस रूप से ये आधेय भाव संबंध। तो इसमें ये क्या लक्षण लक्षणा माने इसमें
जहत स्वार्था वृत्ति, अर्थात जो कलिंग शब्द है इसने अपना अर्थ पूरा छोड़ करके अब ये इसको कह रहा है, इसलिए ये क्या है, लक्षण लक्षणा सारोपा। सारोपा माने इसका आरोप अब इसमें हो रहा है। ये शब्द किसको ये अपना अर्थ छोड़ करके इस अर्थ को कहने में लग गया है, इसमें इसका आरोप हो रहा है। तो इसलिए ये हो गई हमारी लक्षण लक्षणा सारोपा। ठीक है, ये तो रूढ़ी का उदाहरण दे दिया इन्होंने। ठीक है, अब इसमें लक्षण लक्षणा का सारोपा का प्रयोजन में उदाहरण दे रहे हैं। प्रयोजन में तो प्रयोजन यथा प्रयोजन में बताते हैं। प्रयोजन के लिए उदाहरण देता आयुर्घृतम। क्या दिया इन्होंने? आयुर्घृतम। इसका अर्थ है माने आयु और घृत ऐसा अर्थ लग रहा है। तो ये क्या है? आयु घृत है, ये कोई अर्थ वास्तव में लगता नहीं। आयु घृत, आयु अलग चीज है, घृत अलग चीज है। घृत तो खाने का पदार्थ है और आयु, आयु माने एक जो कोई भी पदार्थ है वो जितने समय तक संसार में रहता है वो उसकी आयु है। तो यहां पर आयुर्घृतम माने आयु शब्द का अर्थ अलग है, घृत शब्द का अर्थ अलग है। परंतु यहां पर प्रयोग हो रहा है कि आयु माने घृत ही आयु है, इसका अर्थ है माने आयु का कारण घृत है, ये अर्थ निकल के आ रहा है वास्तव में। आयुर्वै घृतम माने घी ही आयु है। तो इससे ये कहना चाह रहे हैं यहां पर अत्र आयुष्करणम अपि घृतम कार्य कारण भाव संबंध संबंध्यायुष तादात्म्येन प्रतीयते। यहां पर आयुष्करणम अपि घृतम माने आयु को देने वाला माने आयु का देने, आयु का क्या है? आयु को देने में वो घृत कारण है, साधन है। तो आयुष्करण कारणम है। अच्छा, आयुष कारणम, आयु का जो कारण है वो घी है। घी कारण हो गया तो उसका कार्य क्या हो गया? आयु हो गई। कार्य कारण भाव संबंध माने एक कार्य बन गया, आयु बन गई कार्य, और घी हो गया कारण। भाव संबंध का संबंधी जो आयु माने आयु को, इसका संबंधी कौन है? ये किसको कह रहा है? यहां पर घृत शब्द आयु को कह रहा है। तो संबंध से संबंधी आयु, जो संबंधी आयु है वो क्या है? तादात्म्येन प्रतीयते। जो आयु है वो घृत के साथ में अभेद अर्थ से प्रतीति हो रही है, कार्य कारण में अभेद रूप से कार्य का बोध हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर कि आयुर्घृतम, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहां पर, ये लक्षणा से ये आएगा जो घी शब्द है वो क्या है? आयु का कारण है। आयु का कारण होने के कारण से घी को भी आयु कहा जाता है। लक्षणा से ये अर्थ निकल के आ रहा है। यहां पर घी ने अपना पूरा का पूरा अर्थ छोड़ दिया, घृत पदार्थ का यहां पर बोध नहीं हो रहा। ये किसको कह रहा है? इसको। और इसको कह किस रूप से रहा है? ये कारण बन करके कार्य को कह रहा है। कारण बन करके ये कारण हो गया आयु का, और ये कह किसको रहा है? अपने कार्य को। तो आयु कार्य है, तो इसको इसलिए कह रहा है। तो इसने अपना अर्थ छोड़ करके, घी पदार्थ को छोड़ करके इसको कार्य आयु को कह रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहां पर ये जो शब्द है आयु शब्द और घृत शब्द, तो घृत शब्द ने अपना अर्थ छोड़ करके किसको कह रहा है? आयु को कह रहा है। तो इसने यहां पर ये क्या हो गया हमारा? विषय, और ये क्या हो गया? विषयी। माने ये तो हम यहां पर उपमानवाची मान करके, और ये क्या हो गया? विषय, उपमेय। तो यहां उपमान उपमेय के साथ में अभेद रूप से अपना बोध करा रहा है। तो अब यहां पर क्या है? ये घृत शब्द यहां पर जिसको कह रहा है उस शब्द का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये क्या है?
घृत का आरोप हमने किसमें कर दिया? आयु में, कारण रूप से। इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा, और अपने पूरे अर्थ को छोड़ दिया है। इसलिए लक्षण लक्षण सारोप प्रयोजन। प्रयोजन क्या है इसका, ये बताते हैं। अन्य वैलक्षणेन अव्यभिचारेण आयुष्करत्वम प्रयोजनम। यहां पर घृत, ये वक्ता है जो आयुर्घृतम ऐसा कह करके एक प्रयोजन को भी बता रहा है जो व्यंजना मूलक है। क्या व्यंजना से अर्थ आ रहा है कि अन्य वैलक्षणेन, अन्य मन दूसरे पदार्थों से जो घी है वो क्या है, विलक्षणता से आयु बढ़ाता है। शाक सब्जी खाएंगे या और कुछ ऐसी चीजें खाएंगे, रोटी खाएंगे, उससे आयु नहीं बढ़ती है एकदम। घी खाता है व्यक्ति तो इनका मानना है घी से एकदम वास्तव में आयु बढ़ती है, माने बहुत तेजी से आयु बढ़ती है, अर्थात लंबी आयु को प्राप्त कर लेता है मनुष्य जल्दी घी को खा करके। दूसरे पदार्थों को लंबे समय उसे सेवन करना पड़ेगा तब कहीं जाकर के आयु बढ़ेगी, परंतु जो घी है वो थोड़े समय में ही खा करके व्यक्ति अपनी लंबी आयु प्राप्त कर लेता है। और क्या है, अव्यभिचारेण। अव्यभिचारेण का अर्थ हो गया, ऐसा नहीं है कि घी खा ली तो भी आयु नहीं बढ़ी, घी खा लिया तो 100% आयु बढ़ेगी ही, ये इनका अपना मानना है। ठीक है, चरक के अनुसार, जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसके अनुसार, कि जो व्यक्ति घी को खा करके पचा लेता है उसकी आयु बढ़ती है। ठीक है, अब कोई नकली घी खा लेगा उसको आयु नहीं बढ़ेगी, फिर तो वो नहीं माना जाएगा। असली घी खा करके, ठीक है, असली घी खाएगा तो चरक का, आयुर्वेद का नियम है, उनका सिद्धांत है कि व्यक्ति की आयु बढ़ेगी। तो अब यह विचार का अर्थ हो गया कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है कि कभी बढ़ जाए कभी नहीं बढ़ जाए। 100% घी खाएगा जो व्यक्ति, उसको पचा लेगा खा करके, उसकी आयु बढ़नी ही है। इसलिए अव्यभिचार रूप से आयुष्करत्व माने आयु को करने वाला प्रयोजनम, ये वक्ता बताना चाहता है। आयुर्वै घृतम, इसको कह करके वक्ता एक पीछे ये भी बताना चाहता है कि घी को खाओगे तो 100% आपकी आयु विलक्षण रीति से बढ़ेगी। बहुत कम समय में ही सेवन करके आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, ये प्रयोजन है। ठीक है, तो ये यहाँ इसका आरोप हो गया, ये मैंने समझा दिया। घृत का आरोप हमने किसमें किया? आयु में। और जिसमें हम आरोप कर रहे हैं उसको कहने वाला शब्द भी वर्तमान है, इसलिए ये क्या हो गई हमारी सारोपा। देखिए यहां पर ये लिखा भी है इन्होंने, ये श्लोक का कहीं का दिया है इन्होंने, ये अन्नादिष्ट गुणम पिष्टम पिष्टात् अष्टगुणम पयः पयसो अष्टगुणम मांसम मांसाद अष्टगुणम घृतम घृताद अष्टगुणम तैलम मर्दये न तु भक्षये। ठीक है, ये कहते हैं अन्नाद अष्टगुणम होना चाहिए, यहाँ पर ये अन्नादि नहीं है। अन्नाद अष्टगुणम पिष्टम माने अन्न से, कोई साबुत अन्न खाएगा उससे 8 गुना जो पिष्टम माने पिसे हुए पदार्थ से, माने कोई साबुत गेहूं खाए तो साबुत गेहूं की अपेक्षा जो आटा बना करके खाता है तो उसकी आयु 8 गुना बढ़ेगी। और पिष्टात् अष्टगुणम पयः, और जो कहते हैं पिसे हुए आटे की अपेक्षा से जो व्यक्ति दूध पीता है उसकी 8 गुनी आयु। और पयसो अष्टगुणम मांसम, मांस का भी दे दिया जिन्होंने, कि दूध की अपेक्षा से 8 गुना आयु बढ़ती है मांस के सेवन से। मांस का सेवन वैसे तो अच्छा नहीं है, परंतु चरक के अंदर, आयुर्वेद के अंदर है यहाँ पर। मांसाद अष्टगुणम घृतम, परंतु मांस खाने कोई खाए और एक व्यक्ति घी खाए तो मांस खाने वाले की अपेक्षा से जो घी खाने वाला व्यक्ति है उसकी 8 गुनी आयु मानी गई है। और कहते हैं घृतात् अष्टगुणम तैलम मर्दयेत्, परंतु घी खाने की अपेक्षा से यदि कोई व्यक्ति तेल की मालिश करता है शरीर पर तो उसकी घी खाने से भी 8 गुनी
तेल मर्दन से आयु बढ़ती है, न तो भक्षयित माने तेल का भक्षण नहीं करना। ठीक है, तो इनका ये कहीं श्लोक है, आयुर्वेद के ग्रंथ का है कहीं का, तो यहां पर इतना ही बताया गया है कि घी का ये कि घी भी आयु का कारण है, बस इतना यहां पर इसको ये उपलक्ष्य मात्र के लिए इन्होंने लिया है। ठीक है, पर सबसे ज्यादा इन्होंने जो आयु लिखी है वो तो तेल मर्दन में लिखी है, तेल मालिश में। तेल मालिश से पहलवान लोग भी तेल मालिश करते हैं। ठीक है, तेल मालिश से काफी शरीर में स्फूर्ति भी आती है, शक्ति भी आती है। तो ये तो इसका ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे चलिए, तो आज की कक्षा में ये सारोपलक्षण का कर दिया, जो आगे की कक्षा में बनाऊंगा इसको साध्यवसान का। तो साध्यवसान में और अभी लगभग पौन घंटा लगेगा, 45 मिनट, तो कक्षा बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारी सारोपलक्षणा हो गई। अब अगली कक्षा में जो अध्यवसान लक्षणा है उसके भेदों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इतना ये हमारा कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, चलिएगा, तो सारोपलक्षणा, और जब आप पूरी ये साध्यवसाना भी पढ़ लेंगे तो आपको पूरे में भेद मालूम पड़ जाएगा। मैं फिर बता दूंगा दोबारा उदाहरणों को लिख करके कि ये सारोपलक्षणा का उदाहरण है और ये है हमारा साध्यवसाना लक्षणा का। ठीक है, तो और स्पष्ट हो जाएगी। चलिएगा, तो अगली कक्षा में मिलते हैं। यथा वा राजकीय पुरुषे गच्छति राजासौ गच्छति इत्र स्वस्वामी भाव संबंध। ठीक है, ये भी अभी सारोप का ही चल रहा है यहाँ पर, ये भी सारोप का ही चलेगा, ये और भी उदाहरण है इसके। ठीक है, यहां तक है वास्तव में। ये यहां तक है। ठीक है, इसको अगली कक्षा में देखेंगे। और ये फिर है हमारा साध्यवसान का। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।